हेलो, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 20 और हमेशा की तरह केवल और केवल एनसीईआरटी लेवल और हिंदी में ये पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है। अब इसमें जो बेसिक है, सबसे पहले जो पैराग्राफ आपको इसमें दिया हुआ है, इसमें दो चीज़ों में अंतर बताया कि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में अंतर क्या है और जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम और ये सब किस किस तरीके के मूवमेंट या मोशन शो करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग। कि मूवमेंट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ लेना, ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये लोकोमोशन और मूवमेंट जो दो प्रॉपर्टी हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन्स की वजह से हमें मिली हैं, उसकी वजह से हैं और हमारे को बहुत ज़्यादा मदद करती हैं ज़िंदा रहने में। एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मूवमेंट प्लांट भी कर रहा है, एनिमल भी कर रहा है, लेकिन आप प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह जर्नली चलकर जाते हुए नहीं देखते। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में यही डिफरेंस है। लोकोमोशन में आप जगह चेंज करते हैं, तो प्लांट और एनिमल दोनों मूवमेंट तो शो कर सकते हैं, लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इनटू द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि वो अपने साइटोप्लाज्म को ही अंदर एक धारा की तरह प्रवाह करता है और उससे वो एक दिशा में, और केवल अमीबा की बात नहीं, हमारे अंदर जो डब्ल्यूबीसीज हैं और जो शिकार करती हैं, जब कोई बैक्टीरिया हमारे को अटैक कर देता है तो जब उसके पीछे भागती हैं तो वो इसी मेथड से भागती हैं। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स आर शोन इनटू मैनी ऑर्गेनिजम्स। आप इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अलग अलग तरीके के मूवमेंट जो यूनिसेल्युलर को दिए गए हैं वो सीलिया, ये थोड़े एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से बाहर निकल रहे होते हैं। सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। दो काम करते हैं, मूवमेंट तो करेंगे ही करेंगे आपको, और किसी न किसी सेकेंडरी काम में भी ये लोग अटैच होंगे। लाइक जैसे फिम्ब्रे अगर होता है तो वो एक सबस्ट्रेशम से अटैच करने के काम में आ जाता है। अब वो वहाँ पर रहकर एक जगह खाना खा सकता है, मतलब अगर वो किसी अच्छी इसको न्यूट्रिशन कंडीशन मिल जाए तो उस फिम्ब्रे का इस्तेमाल करके चिपक जाएगा ना वहाँ पे। अब बात कर सीलिया, फ्लैजिला और ये सब चीज़ें भी इसी का थोड़ा बहुत पार्ट है। सीलिया से अगर वो मूवमेंट कर पा रहा है तो वो खाना भी उससे तो पकड़ने की कोशिश करेगा। तो दोनों काम है। हम अगर पैरों से लेकिन मूव कर सकते हैं, अगर अपने आप को लड़ाई हो रही है तो अपने हाथ पैरों से बचा सकते हैं किसी को, तो हम अपने हाथ पैरों से खाना लेकर भी खा सकते हैं। सेम उनके लिए भी सेम वैलिड है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्ब, जॉ, आईलिड, टंग। हमारी जितने भी मसल्स और बोन आपस में मिला जुला करके हमें मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों प्रोवाइड कर देती हैं, और उसी को यही चैप्टर है, डिटेल में दोनों चीज़ें देखनी है। आधा चैप्टर हमको देखना है मसल्स के बारे में कि मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और आधा चैप्टर हमने देखना है कि जो बोन्स हैं वो किस तरीके से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, या उनके बीच में किस तरीके का अलग अलग मूवमेंट, उनके अलग अलग किस तरीके से जॉइंट्स, इन सब चीज़ों को देखना है। सच वॉलेंट्री मतलब कि अपने आप से, आपकी स्वेच्छा अनुसार, अगर आप चाहेंगे तो होगा, आप चाहेंगे नहीं होगा। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज द लोकोमोशन। आप चाहते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप वहीं बैठे रहेंगे। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट, और ये सभी किस तरीके के मूवमेंट हैं, किसी ना किसी तरीके के लोकोमोटरी मूवमेंट है। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब इन दोनों को अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं है कि लोकोमोशन के लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर चाहिए और मूवमेंट के लिए कुछ अलग मूवमेंट चाहिए। नहीं, दोनों एक ही चीज़ से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही बता रही है कि पैरामीशियम में क्या है कि सीलिया हेल्प्स इन टू द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरिंग्स। कि सीलिया खाना पकड़ने में मदद तो कर ही रहा है और लोकोमोशन में भी मदद कर रहा है, खाना भी पकड़ा जा रहा है उससे और इधर से उधर वो घूम भी उसकी वजह से पा रहा है। हाइड्रा में भी सेम है। हाइड्रा भी यूजिंग इट्स टेंटिकल टू कैप्चरिंग द प्रे, उसको प्रे कैप्चर करने के लिए भी काम आता है और लोकोमोशन के लिए भी काम आता है हाइड्रा में। वी यूज लिम, हम खुद लिम्स फॉर द चेंजेस इनटू आवर बॉडी पोस्चर लोकोमोशन एज वेल। तो हम भी अपने लिम्स को, अगर आप सोचें भाई, खाना खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इधर उधर घूमने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। कि मूवमेंट और लोकोमोशन को पढ़ने की ज़रूरत अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के ही एक्सटेंशंस हैं। मूवमेंट जब बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो जाता है तब वो एक लोकोमोशन को जन्म दे सकता है। तो सारे के सारे जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट से ही आ रहे हैं, मगर जितने भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन में आपको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी,
बट मूवमेंट में लोकोमोशन की ज़रूरत पड़े ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग, है ना, यही बात बोलेंगे वो कि दैट लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, कि लोकोमोशन के लिए तो मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी बट मूवमेंट के लिए लोकोमोशन की ज़रूरत पड़े ज़रूरी नहीं है। Methods of locomotion performed by the animal vary with the habitat and with the demand of the situation. अब मोस्ट लोकोमोशन जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, आपका कहाँ रह रहे हैं, आपको किस तरीके का। अब कहने के लिए तो चमगादड़ और आपका ये डॉल्फिन और ह्यूमन, ये तीनों के तीनों मैमल हैं, लेकिन तीनों के तीनों मैमल होने के बावजूद तीनों में क्या अलग लोकोमोशन का अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है, नहीं मिलता है। मतलब कि आपका डॉल्फिन अलग तरीके से स्विम करेगा, चमगादड़ उड़ने की कोशिश करता है, हम चलने की कोशिश करते हैं। तो हैबिटाट कहाँ रह रहे हैं, हवा में, ज़मीन पर, पानी में, उस पर डिपेंड करता है। हाउएवर लोकोमोशन इज़ जनरली फॉर सर्च ऑफ द फूड, कि शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू स्केप द एनिमी और द प्रेडेटर। अगर मूवमेंट को आपको कुछ अलग से एट्रीब्यूट देने हो कि आखिर लोकोमोशन आपको मूवमेंट से क्या अलग चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, ऐसे तो ये हैं वो सारी चीज़ें कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अपना खाना खोजने के लिए, मेट खोजने के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए, नया कंडीशन ढूंढने के लिए, अपने प्रेडेटर से भागने के लिए। अगला है क्या, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कि कौन कौन तरीके मूवमेंट, प्लीज़ मेक श्योर मूवमेंट, हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, कि अलग अलग मूवमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो 3 टाइप के मूवमेंट हैं वो हैं आपके सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट, ह्यूमन सेल्स में ही आपके 3 तरीके के मूवमेंट मिल जाते हैं। अब ये 3 टाइप के मूवमेंट हो गए आपके अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। ओके, तो हमें 3 तरीके के मूवमेंट्स को देखना है बॉडी के अंदर। अब ये नंबर 1 जो है, ये एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्योंकि बॉडी के अंदर ये है आपकी WBC वाइट ब्लड सेल और ये है आपका रेड ब्लड सेल। तो WBC, RBC और ये हो गया आपका बैक्टीरिया। ओके, तो ये किस तरीके से बिकॉज ऑफ इट्स अमोबॉइड मूवमेंट, ये जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म दिखेगा आपको, वो आपको इस डायरेक्शन में चलता हुआ भी दिखेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये बोल रहा है कि सम स्पेशल सेल्स इन अ बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस, ओके, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, WBC हमारे जितने भी होते हैं जो हमको बैक्टीरियल डिफेंस या कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में आता है तो उससे लड़ने में जिस तरीके से मदद करती हैं, वो भी एक अमीबॉइड काइंड ऑफ मूवमेंट शो करता है। इट इज़ इफेक्टेड बाय द सूडोपोडिया, आपके सूडोपोडिया बनेंगे उसमें और उसमें फ्लो होगा, उसमें आपके साइटोसोल का फ्लो होगा बाइट स्ट्रीमिंग, ये लिखा स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, आपका प्रोटोप्लाज्म जैसे कि अमीबा में होता है। ओके, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस अमीबॉइड मूवमेंट। तो हमारी क्या होते हैं कि एक्टिन जो होता है, तो यहाँ पर जो एक्टिन होता है ना, यहाँ पर वो जुड़ता है, ख़त्म होता है ऐसी डायरेक्शन में, आगे से पीछे की इस तरफ डायरेक्शन में जुड़ता है, इस तरफ डायरेक्शन में ख़त्म होता है। तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में जुड़ता है वो उस डायरेक्शन में बैक्टीरिया का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर ये बात करना चाह रहा है एक्टिन के बारे में। ओके, हमने क्या कर लिया, फिलामेंट जो हमारे अंदर साइटोस्केलेटन होता है ना, बॉडी के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन, उसको साइज के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, माइक्रोफिलामेंट, और आपका दूसरा रहेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक रहेगा आपका मैक्रोफिलामेंट। ओके, तो माइक्रोफिलामेंट में तो आगे आपका एक्टिन यहाँ पर आपका सीलिया बनाने में भी मदद करता है और आपका ये मूवमेंट में WBC के अगेन मदद कर रहा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका ओवरऑल चीज़ों का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करने में मदद रखता है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस की एक पर्टिकुलर शेप है, तो न्यूक्लियस का जो अगर अंदर खड़े होकर आप न्यूक्लियस को देखेंगे तो जितनी भी दीवारें हैं इस पर एक आपको कोटिंग नजर आएगी एक पर्टिकुलर प्रोटीन की, और वो कुछ नहीं है, वो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि इंटीग्रिटी मेंटेन रख रहा है न्यूक्लियस की। मैक्रोफिलामेंट में आ जाएगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। अगर आपने सुना है माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, तो चाहे तो माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप चाहे बात कर रहे हो, जब ये सेल डिवीजन होता है मेटाफेज एनाफेज में, आपने देखे होंगे ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर किसके हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल के हैं। आपका सीलिया
फ्लैजिला, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी होती हैं? अल्टीमेटली माइक्रोट्यूब्यूल, आपके माइक्रोट्यूब्यूल का। तो इस तरीके से ये आपके अंदर में जो एक तो हम तो पढ़ रहे हैं बाहर का साइटोस्केलेटन, ओवरऑल साइटोस्केलेटन, लेकिन सेल के अंदर में भी उसका अपना साइटोस्केलेटन होता है। ओके, तो ह्यूमंस के लेवल पे भी स्केलेटन होता है और सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है। तो यहाँ पर जो दूसरे टाइप का मूवमेंट वो बोल रहा है सीलियरी मूवमेंट। अब आप मान लीजिए खांस रहे हैं, ये आपका गट का लाइनिंग, गट का नहीं, वो उसका रेस्पिरेटरी लाइनिंग। अब रेस्पिरेटरी लाइनिंग में अगर मान लीजिए कभी कोई बैक्टीरिया आ जाता है, तो आपके होंगे कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, उनको बोलते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करेगा? गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करेगा। म्यूकस अगर जब सिक्रीट हो जाएगा बाहर, तो ये जो सीलिया आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बड़े छोटे छोटे सीलिया, ये एक डायरेक्शन में, और डायरेक्शन कौन सी? अंदर से बाहर की तरफ। आपको जब खांसी आती है तो आप खांस की चीज़ों को बाहर निकाल पाते हैं, और वो जो बाहर निकाल पाने की क्षमता है वो इन सीलिया की वजह से ही है। क्योंकि जितना आसानी से आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से खास करके चीज़ों को निकाल सकते हैं, उतना आसानी से अपने गट लाइनिंग से, अपने फूड पाइप से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आंसर कहाँ आ रहा है, मतलब उसका जो रीज़न है वो कहाँ लाई कर रहा है? वो सीलिया पे लाई कर रहा है, कि वो इस तरीके से एक विस्क काइंड ऑफ जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ होता है। ये सीलिया हो गया आपका। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है, ये ले लेते हैं। ओके, सो सीलियरी मूवमेंट अकर इनटू द मोस्ट इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स। अब जहाँ जहाँ आपको ट्यूब्यूल्स मिलेंगे चाहे बॉडी में, वहाँ वहाँ आपको ये सीलियरी मूवमेंट भी मिलेगा, विच आर लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम। और सीलिया किस पे होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम पे। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड द ट्रैकिया। ओके, आगे आपका ट्रैकिया वाला पोर्शन आ गया, कि यहाँ पर जो सीलिया का जो एक कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनस मूवमेंट जो होता है, वो आपको डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आप सांस लेने के टाइम अंदर चला गया था, उसको बाहर निकालने के काम आ जाता है। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। अब वो तो ओवम है ना, अब उस ओवम को क्या पता कि उसको किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाना है, तो लेकिन हमको पता है कि वो इधर से फिम्ब्रे से स्टार्ट करता है, एम्पुला से होते हुए जाते हैं, यूट्रस तक जाता है। तो वो जो इसकी जर्नी है इस तरीके से जो कंप्लीट हो रही है, वो अंदर जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो उसको गाइड कर रही है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ओके, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, ये तीसरा टाइप का आपका मसल वाला मूवमेंट आ जाएगा, जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा मसल का, और उसकी वजह से आप मूवमेंट कर पाते हैं। Movement of our limb, jaw, tongue, etc. require muscle movement, and the contractile property of the muscle are effectively used for the locomotion. आपका जो डिफरेंट ये जो लिम्ब, मसल, टंग, इन सब में जो मूवमेंट हो रहा है वो सारा का सारा मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर सकता है, ये उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, वो उसको लोकोमोशन में भी मदद करती है। एंड अदर मूवमेंट्स बाय द ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर में आपको जो लोकोमोशन वाले हैं उसमें मसल वाला मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मसल, स्केलेटल एंड द न्यूरल सिस्टम, कि आपका ब्रेन से सिग्नल जाएगा मसल पे, मसल सिंक्रोनसली उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर मूवमेंट या एक पर्टिकुलर लोकोमोशन सामने आएगा। ये बहुत ही सिंक्रोनस है, यहाँ पे कहीं भी आप गलती की गुंजाइश नहीं, और होगी तो वो आपका डिसऑर्डर और डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल। आप अलग अलग तरीके के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका अभी पढ़ेंगे ये सारा आपका मसल वाला पोर्शन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, उनके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल मसल, और उसके स्केलेटल मसल के अलग अलग जो तरीके हैं वो किस तरीके से हैं। आगे बढ़ते हैं, मसल वाला पोर्शन आ गया है आपका, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया। पहला पैराग्राफ कुछ नहीं था। ओके, अगर बैक में जाएं, पहला पैराग्राफ में बहुत ही जर्नली बताया कि अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर, उसमें किस तरीके से होता है। तुरंत हमने डायरेक्ट आ गए हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन में हमने देखा अलग अलग टाइप के मूवमेंट। पहला मूवमेंट देखा अमोबॉइड, दूसरा मूवमेंट देखा हमने सीलिया वाला, जिसकी वजह से हम बलगम जो स्पुटम होता है जिसको हम बाहर निकाल पाते हैं इजीली, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सीलिया। और उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट। अब आ गए हम आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरीके की मसल्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। अब जनरल आइडिया तो आप यहीं से ले सकते हैं कि आपका अपना एक हो जाएगी स्केलेटल मसल, जो आपका पूरी बॉडी में डोले वोले बनाने के लिए काम में आती है। स्केलेटल मसल होगी पूरी। कार्डियक मसल केवल और केवल हार्ट की मसल है। बहुत थोड़ी सी व्हाट यू कैन से कि इसको थोड़े स्पेशल फीचर प्रोवाइडेड होते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि भाई हार्ट को एक सेल से दूसरी सेल तक अपना सिग्नल बहुत अच्छे से पहुंचाना होता है। तो उसकी वजह से ये सेल के अंदर एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है बहुत अच्छे से होता है, ताकि सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में बहुत जल्दी पहुंच सके। क्योंकि आपको हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर अंदर आपका बॉडी में जितना भी खून है उसको पूरी बॉडी में एक बार सर्कुलेट कर देता है। तो देख सकते हैं आपके ये हार्ट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
कब से, जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर व्यक्ति जब मरता है तब तक कार्डियक मसल काम करते, स्केलेटल मसल आप बैठे हैं तो कोई ना कोई मसल रिलैक्स्ड स्टेट में होगा, लेकिन कार्डियक मसल 70, 80, 90, 100 साल तक लगातार बिना रुके काम करती है, तो इसको ऑब्वियसली सम स्पेशल प्रॉपर्टीज नीडेड थी। उसके बाद आ जाता है आपका विसरल या स्मूथ मसल्स बॉडी में, जहाँ भी आपका खाने के लिए या पचाने के लिए आपको जो जो मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो आपका सारा का सारा जीआई ट्रैक में आ गया। चलो इसको बस इसी चीज़ को हमने देखना है, ये जो टेबल फॉर्म में है वही यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म में है। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड द मेसोडर्मल ऑरिजिन। आपके तीन, जब आप वोम में होते हैं, जब बच्चा बन रहा होता है तो 3 लेयर आती हैं मसल की, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इनसे अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। आपका मसल जो होता है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन का है, मेसोडर्म से ऑरिजिनेट होता है। 40 से 50% तक का जो बॉडी वेट होता है ह्यूमन एडल्ट्स में वो मसल्स का ही बना होता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लाइक, आप उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है क्या क्या, एक्साइटेबिलिटी, भाई उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। आप देखेंगे कार्डियक के अंदर आपका क्या होता है, एसए नोड होता है, एसए नोड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से मसल एक्साइट हो जाती हैं। उसके बाद दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, अपनी नॉर्मल स्टेट से छोटा हो जाना, एक होता है एक्सटेंसिबिलिटी कि अपनी नॉर्मल स्टेट से लंबा हो जाना, और इलास्टिसिटी कितना उसमें मूवमेंट पॉसिबल है, स्टिफ तो नहीं है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी। अब इलास्टिसिटी आपका स्मूथ मसल आपकी जो लंग्स, जो सिगरेट पीते हैं ज़्यादातर लोग, उनका एम्फिसिमा हो जाता है। एम्फिसिमा इज़ नथिंग बट लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी इन योर लंग। आपका लंग का इलास्टिसिटी वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति ज़्यादा अमाउंट अच्छे से जो कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है, और वो अच्छे से नहीं होगा तो आपका क्या होगा, ओवरऑल आप लेथार्जिक, लेजी फील करेंगे। अगर आप स्टेयरकेसेस चढ़ना चाहेंगे आप जल्दी से थक जाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए एक पर्टिकुलर मसल के। मसल हैव बिन क्लासिफाइड, अब कोई भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ले लीजिए, आप उसमें मसल को क्लासीफाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने मसल्स को बेसिकली उनके लोकेशन पर क्लासीफाई करने की कोशिश की है। नंबर 1 स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, ऑब्वियसली वहाँ से तो उसका नाम आ रहा है कि भाई स्केलेटल जो मसल होते हैं आपका बॉडी का स्केलेटन सिस्टम जो होता है उससे बड़े ही अच्छे से जुड़ाव में होते हैं, जुड़े होते हैं, और उसके साथ बड़े ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में काम भी करते हैं। They have got stripped appearance under the microscope and hence called that the striated। आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रिप्स, ऐसे स्ट्रिप्स बने हुए हैं, आप आ रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। ये हैं बिकॉज ऑफ क्या, ये हैं बिकॉज ऑफ आपका एक बेसिक यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। अभी आगे हमको पढ़ना है। वो सार्कोमियर की ये जो अपीयरेंस है वो स्ट्रेटेड, एक पट्टी की तरह, जैसे जिब्रा के ऊपर आप पट्टियाँ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर इसके ऊपर पट्टियाँ दिखती हैं, और इसी की वजह से उसको स्ट्रेटेड मसल बोला जाता है। एज देयर एक्टिविटीज अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। स्केलेटल मसल क्या है, आपके खुद के कंट्रोल में, आप जब चाहेंगे बोलेंगे, आप जब चाहेंगे नहीं बोलेंगे, आप जब चाहे चलेंगे, जब चाहे नहीं चलेंगे, ऑफ योर नर्वस सिस्टम। देर नोन एज द वॉलेंट्री मसल्स टू। उनको वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है क्योंकि अपनी वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से वो मसल का आप मूवमेंट कर सकते हैं। They are primarily involved into the locomotion action and the change of the body posture। आपका, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आप चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपना बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए इन मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगली मसल है हमारी विसरल मसल। विसरल मसल आपका जो, जहाँ पर भी आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, जहाँ पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है वहाँ ज़्यादातर, अगर कार्डियक को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है तो वो आपका विसरल मसल हो जाएगी, स्मूथ मसल ओके हो जाती है। इसमें कोई अपीयरेंस नहीं होती स्ट्रेटेड वगैरह की। आर लोकेटेड इनटू द इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स। आपके जहाँ भी विसरल ऑर्गन्स मिलेंगे, आपका गट सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, ये सारी चीज़ें आपकी विसरल मसल से बनी हुई हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपका ये था, आप जब खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हो रहा है, अपने आप हो रहा है, एंड इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन, उसके ऊपर कोई पट्टियाँ नहीं होती हैं, एंड स्मूथ इन अपीयरेंस। तो स्मूथ है तो क्या नाम है उसका, विसरल के साथ साथ स्मूथ मसल्स भी नाम उसको दे दिया जाता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज द स्मूथ मसल और द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, या तो उसको स्मूथ मसल भी बोल देंगे। देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। उनका जो कंट्रोल है वो वॉलेंट्री नहीं होता है, वो आपका इनवॉलेंट्री होता है। आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपका पूरी बॉडी में किस तरीके से पाचन क्रिया, जो डाइजेशन प्रोसेस चलेगा, वो सारा का सारा इनवॉलेंट्री है। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द गैमीट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। आपका स्पर्म है, उसको, उस स्पर्म को कहाँ से कहाँ तक आना है,
आपका लाइक एपिडिडाइमिस से होते हुए आपका वासस डिफरेंस से होते हुए एम्पिला फिर यूरिथ्रा होके आना है, वो सारा का सारा किस तरीके से मतलब डायरेक्ट होगा, मसल्स के थ्रू डायरेक्ट होगा। एज द नेम सजेस्ट, अब आपका थर्ड आ गया कार्डियक मसल के नेम क्या बोल रहे हैं कि कार्डियक मसल, भाई कार्डियक क्या होता है, हार्ट होता है। एंड मसल ऑफ द हार्ट आपका बहुत बोला ना 70 साल ये मसल लगातार बिना रखे बिना थके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, अगर ये रुका तो आप रुके। मैनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इनटू द ब्रांचिंग पैटर्न, उसमें ब्रांचिंग अच्छे से होती है ताकि कि एक सेल से दूसरे सेल बात अच्छे से की जा सके, कम्युनिकेशन अच्छे से किया जा सके, सिग्नल अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके एक सेल से दूसरे सेल तक, और वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। नाउ बेस्ड अपॉन द अपीयरेंस उसका कैसा है कि स्ट्राइटेड है, और कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड, ये बोल रहा है कि उस पर स्ट्रिप्स मिलती हैं आपको, और वो स्ट्रिप्स किसकी होती हैं, बैक अगेन बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो कि सार्कोमेर कहलाता है, उसका एक पैटर्न होता है, वो अभी हम आगे आके देखेंगे। दे आर इनवॉलेंट्री, अगेन आपके कंट्रोल में नहीं है, 60-70 साल आपके भरोसे में नहीं बैठ सकती वो, जब आप सोएंगे तो आप तो खुद ही निकल लेंगे, तो वो इनवॉलेंट्री होती है, डायरेक्ट आपके ब्रेन स्टेम के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में होती है। इन द नेचर ऑफ द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, और उसके अंदर भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है आपका, हो रहा है कि आपके सेल्स के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर ऐसे नोट दिया गया है, पेस मेकर दिया गया है, जो कि उसको उसकी अपनी खुद की जो कितने कॉन्ट्रैक्शन वो जनरेट करेगी वो खुद को रेगुलेट कर सकता है स्केलेटल कार्डियक मसल। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, आपका मसल के ऊपर, कि आपका मसल आखिर होता क्या है, बना किसका होता है, बेसिक आइडिया उसका लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप केवल एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल, एक स्केलेटल मसल को चलिए हम डिटेल में देखते हैं। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, तो पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे डिटेल में और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन देख लेंगे डिटेल में। ईच ऑर्गेनाइज्ड मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, ओके, और द फेसिकल्स। तो यहाँ पर आप अगर मैं आपको शुरुआत से बनाऊँ, आप एक जो दिख रहा है ना, एक स्ट्रिप जो जा रहा है, दिख रहा है एक स्ट्रिप जो जा रहा है, उसको उठा लीजिए। जब वो उसको देखेंगे आप कुछ इस तरीके से, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेंगे कई सारे बंडल। ये बंडल दिख रहे हैं आपको कई सारे, ये बंडल किस चीज़ के, अगर एक बंडल को आप उठाएंगे तो बंडल के अंदर कई सारे सेल्स मिलेंगे। तो अगर आप इसको साइड से इसका टीएस लगा निकाल के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये आप कैसे बोलेंगे, हाँ ये तो सेल ही है। आप देख रहे हैं इनमें में एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ठीक है, एक सेल में एक न्यूक्लियस। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया हमने, मसल को काटेंगे तो उसमें कई सारे बंडल मिलेंगे, वो बंडल कई सारे सेल्स के बंडल है। अब जो कई सारे सेल्स का बंडल होता है उसको बोलते हैं फेसिकल, क्या बोलते हैं, फेसिकल। और फेसिकल से आपका बनता है यहाँ पर ये पेरीमाइसियम, और मतलब कि जो उसको माइसियम जिसको कवर किया हुआ है पूरे लेयर को। अब जब एक ये जो बंडल ऑफ सेल्स हैं इसमें से आप एक सेल को बाहर की ओर तरफ खींच के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आपका सेल मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा आपको। और ख़ास बात क्या देखेंगे आप, न्यूक्लियस एक से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये जो सेल थे वो पहले इस स्टेट में थे। देखिए ज़रा इस स्टेट में, ये रहा आपका, अगर ये आपका सेल है, ये इस तरीके से था, मान लीजिए एक ये सेल है, ये अलग अलग सेल हैं। अब क्या था कि अगर जो आयन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको जब एक सेल से दूसरे सेल जाना है तो भाई प्रॉब्लम बढ़ेगी, ये तो बंद है, या तो बाहर से जाया जाए या फिर कहीं और से जाया जाए। लेकिन तो क्या किया गया कि इन सेल्स को जो है बीच में से जो दीवार थी इसको हटा दिया गया, और ऐसा दिखता है मानो जब अगर दूर से आप देखेंगे तो कि एक ही सेल है, ये एक ही सेल लगेगा आपको दूर से देखने में, जिसके अंदर के एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लगता है। ओके, तो ये जो मसल सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो यही रीज़न है कि आपको यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये एक सेल में ही आपको लगेगा कि अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियस ये रहा और एक न्यूक्लियस ये रहा। ओके, ये है आपका एक सेल, और सेल के अंदर आपने इतना ज़्यादा प्रोटीन बना रखा है कि वो प्रोटीन अपने आप को दोबारा से एक ऐसी अरेंजमेंट में लगा लेता है। ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये सेल के अंदर क्या है, प्रोटीन। और इसी को हमने देखना है, जब इसको आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, जब आप इसको साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो वो देखेंगे हम इसको आगे जाके, मगर अभी बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं मसल्स का किस तरीके से होता है। तो मसल का बंडल हो गया, फेसिकल हो गया आपका, ये हो गया फेसिकल। फेसिकल के अंदर आपके हो गए कई सारे सेल्स एक साथ इकट्ठा हैं। ये जब एक बंडल बनाएगा, ऐसे कई सारे बंडल आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। अब ये आपका मसल फाइबर, अब इसको जो नाम बोल दे रहा है वो मसल फाइबर बोल दे रहा है। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द सार्कोलेमा। अब जितना भी आपको सेल के अंदर चीज़ें मिलेंगी वो सार्क से रिलेटेड मिलेंगी।
ओके, सार्कोलेमा यहाँ आप देख सकते हैं जो कवरिंग है सेल की, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो नॉर्मल कंडीशन में आप जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा करते थे, वो बन गया है आपका सार्कोलेमा। और जो आपका साइटोप्लाज्म हुआ करता था वो बन गया है आपका सार्कोप्लाज्म। और जो नॉर्मल कंडीशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ करता था वो बन गया है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बस उसको सार्क से रिलेट कर वो चेंज कर दिया गया है। तो सार्कोलेमा आपका क्या हो गया, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, जो कि हो गया आपका साइटोप्लाज्म। मसल फाइबर इज सिंसीशियम, हम बोले ना, हमने अभी डिस्कस किया कि ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट को कहा जाता है सिंसीशियम। ओके, और यही चीज़ होता है कि फंगाई में आपको, फंगस में भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो ये होता है आपका मल्टीपल न्यूक्लियस स्टेट। Okay, so sarcoplasm contain many nuclei. Okay, so ये as the sarcoplasm contain many nuclei, वो न्यूक्लियस ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि सेल ने एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बना दिया है। वो क्या चीज़ है, बस वो यही चीज़ है कि पहले जो था वो एक सेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब मुश्किल को आसान करने के लिए बीच में से दीवार हटा दीजिए। अब तो दीवार हटा दी तो वो लगा कि जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और सेम चीज़ है आपका कार्डियक मसल में भी इसी तरीके से है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स। क्या देख सकते हैं, ये पाइप मान लीजिए, वो पाइप है जो इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे करके डाला हुआ है। और ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट ही आपका सेल को, आपका मसल सेल को मसल सेल बनाता है। अब यही जो पैरेलल अरेंजमेंट फिलामेंट ऑफ द सार्कोप्लाज्म आर कॉल्ड एज द मायोफिलामेंट। मायो भी आपका मसल से ही रिलेटेड है। मायोसाइट मसल का सेल, मायोफिलामेंट मसल का फिलामेंट, और द मायोफिब्रिल जो इसको दूसरा नाम दे देते हैं। अब ईच मायोफिब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। अब इसको अगर साइड से देखने की कोशिश करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप, ये तो आपका फ्रंट से हो गया, ये आपका फ्रंट से फिगर हो गया, साइड से देखिए, ये डार्क हुआ है, ये थोड़ा लाइट, फिर ये थोड़ा डार्क हुआ, फिर लाइट, फिर ये डार्क हुआ, फिर लाइट, फिर डार्क हुआ, फिर लाइट, फिर डार्क। तो ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है, वही जो स्ट्रिप्स दिख रहे थे, स्ट्राइएशन दिख रहा था, वही है। तो each myofibril has alternate dark and light band onto it. A detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is distribution of two important protein. तो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो पैटर्न आ रहा है वो दो प्रोटीन्स की वजह से आ रहा है। वो हम देखेंगे अभी। अगला वही है कि आपको, ये तो हो गया मसल का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे प्रोटीन के लेवल के। तो प्रोटीन के लेवल वो किस तरीके से एक्टिन और मायोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। द लाइट बैंड कंटेन, ओके, इसको आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा, उसको फिगर में। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है आपका वो आखिरी स्टेट, वो जो आखिरी पाइप निकल रहा था आपके, जो हमने पिछले फिगर में देखा, और उसमें ये अकेला सेल है। ठीक है, अब उस अकेले सेल में आप क्या देख सकते हैं, जो कवरिंग है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोल दिया, सार्कोलेमा बोल दिया गया। और जो आपका अंदर साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोल दिया गया, सार्कोप्लाज्म बोल दिया गया। अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, ये आपका जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये आपका कुछ नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, और उसको आपको आप क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, ये सेल के अंदर की बात हो रही है, ये सारा का सारा सेल है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ओके, अब इसमें से भी एक पाइप को आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और उस पाइप को कहा जाता है मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल को जब आप बीच में से इस तरीके से काट के देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आपका फिगर आ गया। तो जब उसको काट के देखा जाएगा तो कुछ इस तरीके का पैटर्न सामने आएगा। तो ये पैटर्न क्या चीज़ है, इस पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये वही चीज़ है जो कि सारा का सारा अभी हम बात कर रहे थे कि दो मेन प्रोटीन है, मेन प्रोटीन दो, एक्टिन और मायोसिन, मेन प्रोटीन। ओके, इसके अलावा भी कई प्रोटीन मिलेंगे। तो आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया आपका मायोसिन। ओके, सो ब्लू वाला मायोसिन हो गया, और आपका जो रेड वाला रहेगा वो आपका रहेगा एक्टिन। सो आप इसको लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो ये ब्लू वाला जो है आपका मायोसिन प्रोटीन हो गया, ये जो रेड तरीके का दिख रहा है ये एक्टिन हो गया। ये जो हरा कलर का सा दिख रहा है थोड़ा सा, इसको टिटिन बोलते हैं, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, जहाँ एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, वहाँ पर आपको ऑब्वियसली थोड़ा डेंस दिखेगा। मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, तो दोनों जब है तो वहाँ डेंस दिखेगा। जहाँ केवल और केवल एक्टिन है वहाँ पर आपको थोड़ा लाइट दिखेगा। तो इसी वजह से आता है आपका वो डार्क और लाइट पैटर्न। ठीक है, जहाँ आपका केवल एक्टिन मौजूद है, जहाँ केवल आपका एक्टिन मौजूद है उसको कह दिया जाता है आई बैंड। जहाँ आपका ए मतलब एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद है वो कह दिया जाता है आपका ए बैंड, इतना वाला।
अब जितना आप देख रहे हैं इसको, आई बैंड के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपको एक जगह मिल रही है जहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये जहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको बोलते हैं जी लाइन। ये हो गया आपका जी लाइन। एक जी लाइन से लेकर के दूसरी जी लाइन तक के बीच का जो यूनिट होता है ये होता है कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट। यही कॉन्ट्रैक्शन होना है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसको कॉन्ट्रैक्शन का जो यूनिट है, मेयर मतलब यूनिट, पॉलीमर मतलब उसका यूनिट, पॉली मतलब ज़्यादा यूनिट, वैसे ही सार्कोमियर मसल का यूनिट, मसल का यूनिट क्या कहलाएगा आपका, सार्कोमियर। जो लाइट बैंड रहेगा वो आई बैंड, मतलब जहाँ पर केवल आपका एक्टिन है, जहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों है वहाँ ए बैंड। अब केवल जहाँ पर मायोसिन ही मायोसिन है, ये तो एक्टिन मायोसिन वाला हो गया ए बैंड, और केवल जहाँ मायोसिन ही मायोसिन है वो हो गया आपका एच बैंड, ठीक है। ये हो गया आपका एच बैंड। अब होता क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर, चलिए यहाँ से इसको पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं कि द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन फिलामेंट एंड कॉल्ड एज द आई बैंड। ओके जी, देखिए जी यहाँ पर केवल और केवल एक्टिन है तो ये क्या हो गया आपका आई बैंड हो गया, नहीं हो गया। एंड और द आइसोट्रोपिक बैंड, कि इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है। अब वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड एज द ए बैंड, ये डार्क बैंड हो गया आपका जो ए बैंड है, जहाँ पर आपका एक्टिन मायोसिन दोनों हो जाएगा। और अनाइसोट्रोपिक बैंड कंटेन, सो वही सारी बातें यहाँ पर दोहराई जा रही हैं, कोई यहाँ पर अलग बात नहीं होगी आपकी, आपका जो फिगर है उसी को आपको दोहरा दिया जाएगा कि ये जो आपको चीज़ दिख रही है अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड जो आपको दिख रहे थे, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेड वाला हो गया एक्टिन, ब्लू वाला हो गया आपका मायोसिन। तो बस बोल देगा जहाँ मायोसिन ज़्यादा है वहाँ वो आपका ए बैंड, जहाँ एक्टिन ज़्यादा है वो आपका आई बैंड। जो ए बैंड है वो जुड़ा हुआ है एम लाइन की वजह से, आई बैंड जो है वो जुड़ा हुआ है आपका जी लाइन की वजह से। बस यही चीज़ें वो यहाँ पर दोहरा देगा। चलिए देखते हैं। तो बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन अ रॉड लाइक फैशन, ठीक है, बिल्कुल रॉड की तरफ बने हुए हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये एल एस देख सकते हैं आप, वो आपने काटा है तभी आपको इस तरीके का फिगर मिला है। ओके, एक्टिन फिलामेंट आर थिनर, आप देख सकते हैं कि एक्टिन इज समवट थिनर एज कम मायोसिन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि हेंस दे लाइक एक्टिन फिलामेंट इज थिनर कंपेयर टू द मायोसिन, कि एक्टिन तो हो गया आपका थिन वाला और मायोसिन आपका हो गया थिक वाला, और इसको इनके यही नाम दे दिए गए हैं, एंड कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, थिन फिलामेंट फॉर एक्टिन और थिक फिलामेंट फॉर मायोसिन। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड के सेंटर में आपको मिलेगा कि एक इलास्टिक फाइबर विच इज कॉल्ड एज द जी लाइन, एक इलास्टिक फाइबर विच इज कॉल्ड एज द जी लाइन विच बाइसेक्ट्स इट, ओके, दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रही है। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू द जी लाइन, ओके, द थिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट होता है वो जी लाइन से अटैच होता है, ये आपका जी लाइन आ गया। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर बाय अ मिडिल बैंड। अब ये भी इसी एच बैंड के बारे में बात करेंगे, मायोसिन किस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड है, उसको कौन मेंटेन करके रख रहा है, तो ये आपका हो गया ये एम लाइन, उसको मेंटेन करके रखिए, तो मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एम लाइन। द ए एंड द आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली, ये ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, और यही आपको क्या देता है, आपका जो ऑल्टरनेटिव जो स्ट्राइटेड पैटर्न, जो पट्टी वाला जो पैटर्न दे रहा था वो इसी की वजह से आता है। ओके, द ए एंड द टी बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। ओके, ये देखा, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस, ये जी लाइन और ये जी लाइन, इन दोनों के बीच वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ओके, और यही है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। In the resting state, the edge of the thin filament on the either side of the thick filament are partially overlap, थोड़ा partially overlap है, ये आप इसको वो बहुत ज़्यादा overlap मान लो। देखो यहाँ पर अगर देख सको तो ये है partially overlap, थोड़ा बहुत। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, इसमें जो बचा कुचा डिस्टेंस है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, और जब ये आगे की ओर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो जी और जी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ओवरऑल कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और वही कॉन्ट्रैक्शन है, यही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। जब आपका मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाए और ओवरऑल जी लाइन और जी लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज द एच जोन, एच जोन। और जो पोर्शन बच जाता है जहाँ पर के ओवरलैपिंग नहीं होगी वो आपका बन जाएगा एच जोन या एच बैंड। ओके, तो